नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज बात जरूर होगी जमीनी सच की, आसमानी सच की और इन सब के साथ ही सियासी सच की। लेकिन दस्तक में इस बात को शुरू करें उससे पहले 3 तस्वीर। सत्ता के लिए पार्टी का महत्व क्या होता है ये सबको समझ में आने लगा है। राहुल गांधी अब बैठा करेंगे पार्टी दफ्तर में। अमित शाह हौसला अफजाई कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का घूम घूम के, और खुद अशोक रोड यानी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में भी। और इन सब के बीच केजरीवाल सत्ता में है दिल्ली में, लेकिन मांग रहे हैं पार्टी के लिए चंदा। तो पार्टी की फिक्र हर किसी को है, लेकिन आज सच कहीं ज्यादा कड़वा और कहीं ज्यादा मजबूर कर देने वाली स्थिति के बीच देश में। वो पुरानी कहावत थी कि देश सोने की चिड़िया है, लेकिन हमें लगा आज पीछे लिख ही दिया जाए। सोने की चिड़िया, मसला इसका यह है कि हर कोई वाकई इस देश को एक चिड़िया समझकर सोने के रूप में ढालना चाहता है क्या? एक वक्त था इस देश की ताकत किसान हुआ करते थे, और शुरुआत एक ऐसे पर्चे से करने हम जा रहे हैं जिस पर्चे में लिखा गया है हमें खुदकुशी करनी है, मौत चाहिए। ये 7 किसानों ने खुदकुशी की इजाजत मांगी है, और ये 7 किसान महाराष्ट्र के वर्धा जिले के वहाड़ गांव के हैं। वहां पर 3 महिला किसान भी हैं, और उनका बहुत साफ कहना है बर्बाद फसल का मुआवजा मिला न राहत मिली। पिछले 7 महीनों से इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से मुआवजा मिल जाए, लेकिन दोबारा फसल बर्बाद होने की स्थिति में। इस बार पानी ना होने की वजह से मुश्किल में विदर्भ के किसान हैं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री को खुदकुशी का यह पत्र भेजा गया है। वर्धा जिले के पालक मंत्री को भी यह पत्र भेजा गया है, और इसमें जिन 7 किसानों ने खुदकुशी का जिक्र किया है वो 7 नाम आपके स्क्रीन पे हैं। वो 7 के 7 लोग चाहते हैं कि उन्हें खुदकुशी की इजाजत दे दी जाए। और इस पर्चे का एक दूसरा सच यह भी बता दें, जब पहली बार वो तहसीलदार के पास पहुंचे तो तहसीलदार ने बिना देर किए कहा हमारी तरफ से इजाजत है। इस स्थिति के भीतर देश का किसान जीता है, जिसके वक्त में सोने की चिड़िया भारत वाकई हुआ करता था। लेकिन आइए जरा इस दर्द को भी परख लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि जब सियासत के हाथ में हर लगाम आ जाती है और किसान की हालत उस दौर में क्या हो जाती है, चाहे ये वर्धा के किसान का जिक्र क्यों ना हो। जरा देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ा निर्णय पहली बार हुआ है, 50% को हमने 33% लाना। और दूसरा महत्वपूर्ण जो आजादी के बाद आज तक इतना बड़ा जंप नहीं लगाया है किसानों को मदद करने में, हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं। और आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने किसानों के दर्द को समझा और फसल के नुकसान की एवज में न सिर्फ मुआवजा बढ़ाया बल्कि कम नुकसान में भी राहत देने का ऐलान कर दिया। लेकिन दिल्ली के ऐलान ने खेत खलियानों को राहत देने से पहले दम तोड़ा, तो किसानों ने मुआवजे की आस में दम भी तोड़ा और अब खुदकुशी के लिए सरकार से इजाजत भी मांग रहे हैं। महात्मा गांधी के जिले के तौर पर पहचान वाले वर्धा जिले की 3 महिला समेत 7 किसानों ने मरने की इजाजत मांगी है। खास बात यह है कि किसानों ने पहले तहसीलदार का दरवाजा खटखटाया तो उसने किसानों के पत्र पर ही खुदकुशी की इजाजत देते हुए सीधे पालक मंत्री और राजस्व मंत्री का दरवाजा खटखटाने को कह दिया। उसके बाद किसानों ने जिले के पालक मंत्री और महसूल यानी राजस्व मंत्री के नाम खुदकुशी की इजाजत के लिए पत्र भेजा। पत्र का मजमून साफ बताता है कि किसान जनवरी से जुलाई यानी बीते 7 महीनों से बर्बाद फसल की एवज में सरकारी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आस टूट गई। किसानों के मुताबिक बर्बाद फसल की एवज में न मुआवजा मिला न कोई राहत। पिछले मौसम में ओलावृष्टि और तूफान ने फसल बर्बाद की तो इस बार कम पानी ने, और इस बार भी फसल हो नहीं रही तो मौत के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं। और इन किसानों की मुश्किल यह है कि मुआवजे और राहत का भरोसा सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से ही नहीं आया, बल्कि राज्य सरकार ने भी मुआवजा देने का ऐलान किया। और इसलिए हमने तुरंत किसानों को मुआवजा दिया है। 4,500 करोड़ रुपया हमने इसके लिए अलग से रखा और तकरीबन किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा जमा किया है। लेकिन जनवरी से इंतजार करते करते जुलाई का महीना आ गया, और जब खेत में इस बार भी फसल बर्बाद होने का संकट मंडराने लगा तो किसानों के सामने जीने के लाले पड़ गए। हर किसान कर्ज में डूबा हुआ है, अब कोई कर्ज देना नहीं चाहता। और सिर्फ वर्धा ही नहीं बल्कि समूचे विदर्भ में किसानों के सामने जिंदगी जीने के लाले कैसे पड़ चुके हैं, ये किसानों की बिना इजाजत खुदकुशी ने इस दौर में दिखला दिया। सिर्फ जुलाई यानी इसी महीने के पहले 12 दिनों में 23 किसानों ने खुदकुशी कर ली, जिसमें वर्धा के 5, यवतमाल के 7, अमरावती के 5, अकोला के 2, वाशिम, भंडारा, बुल्डाना और चंद्रपुर के 1-1 किसान शामिल हैं। और सभी का दर्द यही है कि इस बार भी अच्छी फसल की आस में प्रति एकड़ जमीन पर 8 से 10 हजार रुपए
खर्च तो हो गए लेकिन फसल बर्बाद हो गई और कर्ज गले तक आ गया। मुआवजा पिछली फसल का भी नहीं मिला तो खुदकुशी के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं। 7 किसान कह रहे हैं खुदकुशी की इजाजत दीजिए, लेकिन बहुत तेरे ऐसे किसान भी हैं और सिर्फ जुलाई के महीने में 2 तारीख से लेकर 12 तारीख, जिसका जिक्र हमने किया कि 23 किसानों ने खुदकुशी की है, इन्होंने कोई इजाजत नहीं मांगी बल्कि खुदकुशी कर ली। और ये विदर्भ के अलग अलग जिलों के हैं, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, ये सारे अलग अलग जिले हैं और सबकी अलग अलग तारीख जो सिर्फ इसी महीने में 2 से 12 जुलाई तक के बीच की है। ये स्थिति है विदर्भ की, जिसमें सिर्फ इसी महीने की 12 दिनों में 23 खुदकुशी हो चुकी है। और इन सब के बीच अगर इस बरस की स्थिति में आ जाइएगा तो 257 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इस स्थिति में ये देश जी रहा है और सवाल फिर वही है, एक वक्त किसानों ने देश को सोने की चिड़िया बनाया था, लेकिन इस दौर में कहीं एक दूसरी उड़ान की दिशा में देश बढ़ा जा रहा है। इस सवाल को जब हमने नेताओं से पूछना चाहा तो विपक्ष के नेता विखे पाटिल का क्या कहना, ये सुनिए। भाजपा सेना के सरकार में किसान आत्महत्या की परमिशन मांग रहे हैं, कभी नहीं हुआ। एक किसान ने तो जो आत्महत्या की चिट्ठी पे सरकार को जिम्मेदार ठहरा है, जो 6 जून को जो माधव गोडे नाम के जो किसान हैं, उन्होंने आत्महत्या समय जो चिट्ठी लिखी है उसमें सरकार मेरे आत्महत्या के लिए जवाबदार है, ऐसा उसमें लिखा है। तो सरकार की संवेदना कहाँ गई, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। इसलिए सरकार गंभीर नहीं है। संयोग ऐसा है कि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं और वहां से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा है, जहां के 7 किसानों ने खुदकुशी का जिक्र किया है। और इर्द गिर्द पूरे विदर्भ के तमाम जिले जिसमें खुदकुशी लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा में भी आज ये मामला आया और हंगामा मच गया। प्रदीप भाई ऐसे हालात में अगर किसानों को कर्जा माफ नहीं करती है गवर्नमेंट, पूरी तरह किसानों को कर्जा नहीं देती है, तो बहुत ही बड़ी आपत्ति महाराष्ट्र पे आई हुई है। ऐसे परिस्थिति में किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि शिवसेना भी अब अपने ही साथी के खिलाफ खड़ी हो गई है। उसका कहना है कि बीजेपी उस दिशा में नहीं देख रही है। लेकिन सवाल जिक्र तो चिड़िया का है, वह भी सोने की। सोने की चिड़िया आईपीएल अपने तरीके से अपने आप को बनाने निकली थी और आज कई रूप निकल कर आए। प्रतिबंध भी लगा और हमेशा क्रिकेट से दूर रहने को भी कहा गया। 2 टीमों पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, चेन्नई और राजस्थान, और इन सब के सेज 2 शख्स। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किस पे प्रतिबंध लगा, किसे किस रूप में रोक दिया गया। महत्वपूर्ण यह है बीते 8 बरस से इस देश को आईपीएल ठग रहा था। सरकारें किसान को ठगती है और आईपीएल सरकार को ठगता है। जरा रिपोर्ट देखिए। इस अर्थशास्त्र को कौन सी सरकार समझेगी? देश के 60 करोड़ किसानों को मुआवजे के तौर पर 4000 करोड़ चाहिए तो देश में खुदकुशी रुक जाए। वहीं आईपीएल में औसतन हर बरस 1 लाख करोड़ के वारे न्यारे बिना सरकारी सहयोग के हो जाते हैं। 2008 से 2014 तक देश में 55,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली और 2008 से 2014 तक आईपीएल ने 300 लोगों को अरबपति बना दिया। तो वर्धा के जो किसान सरकार से खुदकुशी की इजाजत मांग रहे हैं, उन्हें सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर फसल बर्बादी की एवज में 4000 रुपए मुआवजा चाहिए और वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन आईपीएल के मैदान में जिस चमकती गेंद को लेकर खिलाड़ी उतरते हैं उसकी कीमत ही तकरीबन 10,000 रुपए होती है। तो करोड़ों के बिजनेस मॉडल का किसानों से कोई सीधा संबंध तो होता नहीं। लेकिन सच यही है, कहीं चंद रुपए जिंदगी पर भारी हैं तो कहीं आसमान से पैसे इतने बरसते हैं कि देश ही चुंधिया जाए। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि किसानों को सरकारें ठगती हैं और आईपीएल का खेल बीते 8 बरस से देश को ही ठग रहा है। याद कीजिए, संसद के भीतर सुषमा ने आईपीएल के खिलाफ कभी बोला नहीं। भ्रष्टाचार को दबाने का मामला, अध्यक्ष जी 2 वरिष्ठ मंत्रियों के नाम आईपीएल के घटनाक्रम में आ रहे हैं। और सत्ता में आने के बाद आईपीएल के नायक
ललित मोदी को ही मदद करती भी नजर आई, तो मुश्किल देश को ठगने भर की नहीं है, बल्कि उस अर्थशास्त्र की है जिसे कोई सरकार समझ नहीं पाई। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने किसानों को 50% समर्थन मूल्य बढ़ाने का जिक्र कर दिया। वह भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आईपीएल के धंधे में किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन साल दर साल आईपीएल में 1000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा बनता चला गया। जी, आईपीएल से जुड़े चंद आंकड़ों पर ही गौर कर लीजिए। आईपीएल सीजन 8 में विज्ञापनों से कमाई सिर्फ 1000 करोड़ की, जो आईपीएल 7 में 800 करोड़ थी। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू सिर्फ 1 लाख करोड़ से ज्यादा की, और सूत्रों की माने तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का तो सट्टा लग गया। यानी सिर्फ पैसा और पैसा। तो आज सट्टेबाजी के चक्कर में ही दो बड़ी टीमों के कर्ता धर्ता न सिर्फ दोषी पाए गए, बल्कि उन पर पाबंदी भी लगा दी गई। तो इसमें हैरानी नहीं, क्योंकि आईपीएल तो पहले सीजन के दौरान से ही खेल से कहीं आगे निकल गया था। और सच यही है कि देश का जिक्र जहां भी होगा, गरीबी आगे खड़ी हो जाएगी, और धंधे का जिक्र जहां होगा वहां अरबपति आगे खड़े होंगे। याद कीजिए, 1983 के विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई के पास लाख रुपए भी नहीं थे, और आईपीएल में आज सबसे सस्ता खिलाड़ी भी 10 लाख रुपए का है। अद्भुत त्रासदी है ये, लेकिन क्या कीजिएगा, देश तो सोने की चिड़िया बनने के लिए बेताब है। और इन सब के बीच देश के भीतर आंदोलन के जरिए एक पार्टी निकलती है। वो कहती है हम ही आप हैं, आप ही हम हैं, इसीलिए इसका नाम आम आदमी पार्टी रख दिया जाए। लेकिन सत्ता मिली, अब उसके बाद चंदा भी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चंदा चाहिए। आप ही लोगों से चंदा चाहिए, चाहे 10 रुपए दीजिएगा, लेकिन चंदा दीजिएगा जरूर। तो अब आम आदमी पार्टी को चलाने के लिए चंदा चाहिए। जी, पहले स्वराज आया, उसके बाद पार्टी नहीं, आम आदमी की जीत आई, और अब आम आदमी से ही पार्टी के लिए चंदा। यानी जिस सोच को लेकर चले वो पीछे छूटा, और सत्ता मिलने के बाद पार्टी आगे निकल गई। ये अलग मसला है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्ता ने नौकरी दिलाई, बड़े नेताओं को ओहदा देकर सत्ता की मलाई चखाई, लेकिन पार्टी चलाने के लिए अब चंदा चाहिए, क्योंकि पार्टी फंड में बचे हैं सिर्फ 25 लाख रुपए। तो सपना देखा गया था आम आदमी की सत्ता होगी, सत्ता के तौर तरीके आम आदमी वाले होंगे, आम आदमी के नजरिए से सरकार चलेगी। लेकिन सरकार चल पड़ी सत्ताधारियों के नजरिए से, इसीलिए सरकारी प्रचार के लिए 526 करोड़ भी चलेंगे, और सत्ता से यारी गांठने के लिए 5 सितारा इफ्तार भी चलेगा। यानी खास पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का अंतर काफूर। असर इसी का है कि दिल्ली के सीएम ने आम आदमी से 10 रुपए मांगे, और विदेशों में रह रहे भारतीय यानी एनआरआई के लिए देश विदेश घूमने वाले अपने जनकवि कुमार विश्वास से संपर्क साधने को कह दिया। मसला है पैसा चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पैसा है, सत्ता है, तो 25 बरस चाहिए, तभी भारत वाकई सोने की चिड़िया हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। 1.25 साल पूरे हुए नहीं कि 60 महीने यानी 5 बरस का सवाल हवा में काफूर हो गया, और अब 25 बरस की दुहाई दी जा रही है। यानी चुनाव से पहले जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, साल बीतते बीतते उसे बीजेपी अध्यक्ष अपने तरीके से गढ़ रहे हैं। इसीलिए एक के बाद एक कई सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो नारा वोटरों के दिलो दिमाग पर चुनाव के वक्त छाया था, उसी की हवा बीजेपी अध्यक्ष निकाल रहे हैं। अच्छे दिन, वाह। अच्छे दिन के कयास हर कोई अपने अपने तरीके से लगा ही रहा था कि बीजेपी के भीतर से पहली आवाज काले धन को लेकर आई। साल भर में काला धन वापस लाना एक जुमला था। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान ने उन वोटरों का दिल तोड़ दिया जो अपने खाते में 15 लाख काला धन देखना चाह रहे थे। फिर राम मंदिर को लेकर बीजेपी के भीतर से आवाज आई, राज्यसभा में बहुमत के बगैर राम मंदिर बन नहीं सकता। इस बयान ने स्वयंसेवकों से लेकर हिंदू मठाधीशों के सपनों को चकनाचूर कर दिया कि लोकसभा में बहुमत न होने का जिक्र एक वक्त वाजपेयी सरकार ने किया था, तो बहुमत वाली मोदी सरकार ने राज्यसभा की ही तान छेड़ दी। फिर सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद पीएम ने ही तो ये आवाज लगाई थी। और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन पार्टी के दामन पर दाग की शुरुआत जो केंद्रीय मंत्री से शुरू हुई, उसकी फेरिस्त लंबी होती चली गई। सुषमा स्वराज के बाद वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, और हर मुद्दे पर जैसे ही पीएम ने खामोशी बरती, वैसे ही
हर किसी को पीएम के वो दिन याद आ गए जब निशाने पर गांधी परिवार रहता था। वक्त बदला तो राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री आ गए। आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? विपक्ष के तेवर के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बुलंदी पर पहुंचे हौसले जमीन पर आने लगे तो मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए कहा कि 5 साल में हालात बदल नहीं सकते, कम से कम 10 बरस तो चाहिए ही। लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों के बीच अमित शाह कथित तौर पर यह कह गए कि देश को सही मायने में बदलने के लिए 25 बरस चाहिए। विरोधियों ने इस बयान पर अमित शाह को घेरा तो बीजेपी ने बयान को नए तरीके से परिभाषित किया। अमित शाह जी के वर्षन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा बैठक में कि आने वाले अच्छे दिन आने के लिए 25 साल लगे। दरअसल बीजेपी के अच्छे दिन का वादा इसलिए कटघरे में है क्योंकि 1 साल के भीतर ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे लोग अच्छे दिन माने। अलबत्ता बिहार चुनाव के लिए पिछड़ा कार्ड खेलने के चक्कर में प्रधानमंत्री को ओबीसी करार देकर बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम की गरिमा को भी कटघरे में खड़ा जरूर कर दिया। आजादी के बाद एक लंबे वक्त तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ इसी तर्ज पर 25 बरस की मांग की, भारत सोने की चिड़िया हो जाए। देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों से हम भागते हैं। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं। देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं। विदेश नीति को रीड्राफ्ट करके भारत का गौरव तो प्रस्थापित कर सकते हैं। आर्थिक विकास कर सकते हैं। युवाओं को रोजगारी भी दे सकते हैं। गरीबी भी दूर कर सकते हैं। बेकारी भी दूर कर सकते हैं। मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। बड़ा महत्वपूर्ण है ये सारी बातों का कहना, क्योंकि जो बातें कही गई ये 5 बरस तक इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण है, जिस सभा में अमित शाह जी ने ये बात कही उसमें मीडिया को एंट्री बाहर कर दी गई थी कि आप इस पे नहीं रह सकते हैं। दबाव इस हद तक बढ़ा कि आखिर में यह वीडियो क्लिप उन्हें जारी करनी पड़ी। लेकिन आइए जरा सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्या कहते हैं। तो हमने कहा अभी पंजाबी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब के, वो तो शत्रुघ्न बोलने के बावजूद भी ठीक से नहीं भिन्न भिन्न तरीके से नाम का उच्चारण करते हैं। वो कहते की हाल है शत्रुघ्न जी, जैसे पहाड़गंज दरियागंज, वो कहते की हाल है शत्रुघ्न जी। जैसे हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, तो बंगाली फ्रेंड्स वो तो समझते हैं कि डॉक्टर नो का भाई है ये, रे शत्रुघ्नो क्या होना चाहिए, शत्रुघ्नो कहाँ से हो गया। हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, और गुजरात के बारे में कुछ ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूँ आजकल, आप जानते हैं, बट जितना भी है गुजरात के तो हमेशा तारीफ होती रही और आज मैं और करूंगा तारीफ। लेकिन नाम के मामले में वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे शाम का मुख्य अतिथि आ गया, आप जोर से ताली बजाइए, मैं मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। अबे शत्रुघ्न सिन्हा नहीं हो भैया, शत्रुघ्न सिन्हा। वाकई मुश्किल दौर इसलिए हो चला है क्योंकि सियासत के भीतर की नाटकीयता और एफटीआई यानी फिल्म इंस्टीट्यूट सरीखी कलाकारों, अदाकारे और इन सब के बीच उन लोगों की सख्त मिजाज की राजनीति से सामना करने की स्थिति बतलाती है कि चीजें कहीं ना कहीं